हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। रूल बहुत आसान होता है। अगर फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आई या वी, तो उसके साथ में हम शैल भी लगाते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि यू, ही, शी, इट, नेम या दे, तो उन सब के साथ हम विल भी लगाते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल। लिखा है वह मेरी तारीफों के पुल बांध रहा होगा। तारीफों के पुल बांधना मतलब बहुत तारीफ करना। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेज टू द स्काईज। तो अगर सिंपल में लिखना होगा तो ये बनेगा ही विल बी प्रेजिंग मी टू द स्काईज। अब अगर नेगेटिव में लिखना होगा तो ये बनेगा ही विल नॉट बी प्रेजिंग मी टू द स्काईज। अब ये जो विल नॉट है इसे हम शॉर्टकट में वोंट भी कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ही वोंट बी प्रेजिंग मी टू द स्काईज। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, मतलब क्वेश्चन पूछना हो, तो उसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देते हैं, तो यहां बनेगा विल ही बी प्रेजिंग मी टू द स्काईज। और अब अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब नहीं भी हो और साथ में प्रश्न भी हो, तो ये बनेगा विल ही नॉट बी प्रेजिंग मी टू द स्काईज। विल और नॉट को अगर शॉर्टकट में लिखते हैं तो वोंट बनता है, तो ये बनेगा वोंट ही बी प्रेजिंग मी टू द स्काईज। सेकेंड सेंटेंस है वह दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ा रहा होगा। हम तो हिंदी में टांग अड़ाना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे नाक घुसेड़ना कहते हैं। तो वो बोलते हैं ही विल बी पोकिंग हिज नोज इन टू द अफेयर्स ऑफ अदर्स। थर्ड सेंटेंस है कि वह मेरा दिमाग खा रहा होगा। दिमाग खाना मतलब परेशान करना, तो इसे हम बोलेंगे ही विल बी आयरनिंग माई हेड। आयरन द हेड एक फ्रेज होता है, मतलब परेशान करना। इसे आप ही विल बी पेस्टरिंग मी भी कह सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस है वे उस पर लगाए गए आरोपों का खंडन कर रहे होंगे। खंडन करना मतलब उसे नहीं मानना, उसे इनकार कर देना। तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिफ्यूट द चार्जेस। और जो लगाया गया होता है तो उसे हम लेवलिंग कहते हैं, तो इसे पास्ट टेंस में लेवल्ड बोलेंगे। तो ये बनेगा दे विल बी रिफ्यूटिंग द चार्जेस लेवल्ड ऑन हिम। लेवल्ड मतलब लगाया गया या लगाया हुआ था जो होता है। फिफ्थ सेंटेंस है कि हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होंगे। ऐशो आराम की जिंदगी जीना मतलब धनी आदमी की जिंदगी जीना। तो अब उसे इंग्लिश में कहते हैं लिव लाइक अ मैगट इन बेकन। बेकन जो होता है वो सुअर का मांस, सुअर का सूखा नमक मिला हुआ मांस होता है। मैगट जो होता है वो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है। मतलब अगर एक छोटे से कीड़े को ढेर सारा मांस में रहने को मिल जाए तो उसकी जिंदगी तो बहुत ऐशो आराम की कटेगी। इसलिए ये इडियम यूज किया जाता है। तो इसे हम बोलेंगे वी शैल बी लिविंग लाइक अ मैगट इन बेकन। सिक्स्थ सेंटेंस है कि क्या वह अपने देश के नाम पर कलंक नहीं लगा रहा होगा। कलंक लगाने को कहते हैं ब्रिंग अ स्लर। तो ये बनेगा विल ही नॉट बी ब्रिंगिंग अ स्लर ऑन द नेम ऑफ हिज कंट्री। सेवेंथ सेंटेंस है कि वह इधर उधर की बातें बना रहा होगा। मतलब मुद्दे की बात नहीं कर रहा होगा, सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा होगा। तो इसे इंग्लिश में दो तरह से कहते हैं ही विल बी वॉकिंग अराउंड इन हॉट पॉरेज। पॉरेज मतलब दलिया होता है। या फिर इसे हम कह सकते हैं ही विल बी बीटिंग अराउंड द बुश। बुश मतलब झाड़ी होती है। अगर आपको शैंट वोंट समझना है तो आप हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम हर बाधा की अवहेलना कर रहे होंगे। बाधा की अवहेलना करना मतलब चाहे जो भी मुसीबत आ जाए उस पर जीत हासिल करना। तो इसे हम बोलेंगे वी शैल बी डिफाइंग ऑल ऑड्स। ऑड्स मतलब होते हैं जो भी बुरी चीजें हो रही होती है उन्हें हम ऑड्स कहते हैं। नाइन्थ सेंटेंस है बच्चा खिलौने के लिए बहुत रो रहा होगा। जब बहुत ज्यादा कोई रो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं क्राई हार्ट आउट। मतलब एकदम चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के दिल से बहुत ज्यादा रो लेना। तो उसे हम बोलेंगे द बेबी विल बी क्राइंग हिज हार्ट आउट फॉर द टॉय। क्योंकि खिलौने के लिए रो रहा है तो फॉर द टॉय होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या हम गाना गुनगुना रहे होंगे। तो क्योंकि अब वी के साथ तो हम शैल लगाते हैं, तो यहां हम लिखेंगे शैल वी बी हमिंग द सॉन्ग। हमिंग मतलब होता है गुनगुनाना। 11th सेंटेंस है मोमबत्ती हवा में टिमटिमा रही होगी।
टिमटिमाना मतलब अब जैसे हवा में मोमबत्ती वगैरह अगर जल रही होती है तो वो लहराती हुई सी जल रही होती है ना, हल्की हल्की से लगता है अब बुझेगी तब बुझेगी, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्लिकरिंग। यहाँ आप उसको ट्विंकलिंग मत सोचना, क्योंकि तारों के टिमटिमाने को हम ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स कहते हैं, लेकिन अगर मोमबत्ती का हवा में वैसे लहरा लहरा के जलना होता है तो उसे हम फ्लिकरिंग कहते हैं। तो ये बनेगा द कैंडल विल बी फ्लिकरिंग इन द ब्रीज। ब्रीज होती है ठंडी प्यारी सी जो हवा चल रही होती है बहुत अच्छी सी, तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। और अगर स्टॉर्म होता तो वो तूफान होता, लेकिन तूफान में तो मोमबत्ती बुझ ही जाएगी ना। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह उसे बेवकूफ बना रही होगी। अब बेवकूफ बनाने के लिए उसे हम ये भी कह सकते हैं शी विल बी बिफूलिंग हिम, लेकिन अगर इसका ईडियम देखें तो उसे कहते हैं हैंगिंग नूडल्स ऑन द ईयर्स। तो इसे हम कह सकते हैं शी विल बी हैंगिंग द नूडल्स ऑन हिज ईयर्स। ये जो ईडियम है ये काफी अनोखा सा है, जब मैंने भी इसे पहली बार सुना था तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था, मैंने सोचा ये मैं आपको भी बताऊं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेना जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही होगी। तो अब जवाबी कार्रवाई जो होती है उसे हम रिटेलिएशन कहते हैं, तो ये बनेगा आर्मी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर रिटेलिएशन। प्रिपेयर करना मतलब होता है तैयार करना। नेक्स्ट सेंटेंस है राजू अपनी बातों से मुझे पागल कर रहा होगा, मतलब वो इतनी बातें कर रहा होगा कि मैं पागल हो रहा होऊंगा, तो उसे कहते हैं राजू विल बी ड्राइविंग मी क्रेजी विद हिज टॉक्स। ड्राइव मी क्रेजी मतलब होता है पागल कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वे बाहर जाकर खूब मस्ती कर रहे होंगे, मतलब बाहर जाकर के खूब एंजॉय करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेंट द टाउन रेड। तो ये बनेगा दे विल बी पेंटिंग द टाउन रेड। अब अगला सेंटेंस है कि हर कोई उसकी बात मान रहा होगा। बात मानना जो होता है उसको हम कहते हैं डांस टू द ट्यून। तो अब ये बनेगा एवरी वन विल बी डांसिंग टू हर ट्यून। अब होता ऐसा है कि जब आपने ये इतना सब कुछ बोलिए तो ये जो विल नॉट शैंट, मतलब ये जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अब जैसे शैल नॉट का शॉर्टकट में हम शैंट बोलते हैं, विल नॉट को हम वोंट बोलते हैं, शुड नॉट को हम शुडंट बोलते हैं, और वुड नॉट को हम वुडंट बोलते हैं। ये मैंने अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी दिया हुआ है। अगर आपको अच्छे से चेक करना हो तो आप मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में ले लिया होगा, कर दिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे, ऐसे वर्ड्स आते हैं। इसमें अगर कोई फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आई या वी, तो उसके साथ में हम शैल हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमें शैल पे ध्यान देना है, और क्योंकि हैव के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है तो वहां इसे लगाएंगे। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, दे या किसी का नाम होता है तो हम उनके साथ विल लगाते हैं, तो यहाँ होगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे सेंटेंस मैंने लिया है कि परीक्षा में असफल होने के कारण उसे अपमान सहना पड़ा होगा, तो सिंपल में हम इसे लिखेंगे ही विल हैव ईटन अ हम्बल पाई ड्यू टू फेलियर इन एग्जाम्स। अपमान सहने को हम कहते हैं ईट अ हम्बल पाई, या अपमान का घूंट पीना उसे भी यही कहते हैं, ईट अ हम्बल पाई। अब अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लिखना होगा तो हम बोलेंगे ही विल नॉट हैव ईटन अ हम्बल पाई ड्यू टू फेलियर इन एग्जाम्स। ये जो विल नॉट है इसे शॉर्टकट में हम वोंट भी कहते हैं, तो ये बन जाएगा ही वोंट हैव ईटन अ हम्बल पाई ड्यू टू फेलियर इन एग्जाम्स। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब क्वेश्चंस हो, तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगाना होता है, तो ये बन जाएगा विल ही हैव ईटन अ हम्बल पाई ड्यू टू फेलियर इन एग्जाम्स। अब अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं भी हो और क्वेश्चन भी हो, तो उसमें हम कहेंगे विल ही नॉट हैव ईटन अ हम्बल पाई ड्यू टू फेलियर इन एग्जाम्स। ये जो विल ही नॉट है, अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो हमें कहना होगा वोंट ही हैव ईटन अ हम्बल पाई। अब यहाँ वोंट जब शॉर्टकट लिखा है तो ही मतलब सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो बनेगा वोंट ही हैव ईटन अ हम्बल पाई ड्यू टू फेलियर इन एग्जाम्स। सेकेंड सेंटेंस है कि मैंने बहुत कठिन कार्य सफलता से पूरा कर लिया होगा। जो बहुत मुश्किल काम होते हैं उसे हम कहते हैं इंग्लिश में हरक्यूलियन टास्क। अब क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है तो हम उसे कहेंगे आई शैल हैव कंप्लीटेड द हरक्यूलियन टास्क सक्सेसफुली। सक्सेसफुली मतलब सफलता से,
क्योंकि सब्जेक्ट आई था तो हमने शैल लगाया। थर्ड में लिखा है समीक्षक ने आलोचना करके बिल्कुल सही बात कही होगी। समीक्षक जो होते हैं इसको हम क्रिटिक्स भी कहते हैं या रिव्यूअर भी कहते हैं। ये अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो भी खामियां या खराबियां होती हैं उसको बताते हैं। तो ये बनेगा द रिव्यूअर विल हैव हिट द नेल ऑन द हेड बाय क्रिटिसाइजिंग। आलोचना करने को हम क्रिटिसाइज कहते हैं। फोर्थ सेंटेंस है उन्होंने भारत हमेशा के लिए छोड़ दिया होगा। हमेशा के लिए छोड़ने को हम फॉर एवर, हमेशा के लिए फॉर एवर बोलते हैं ना, लेकिन उसको इंग्लिश में फॉर गुड भी बोलते हैं। तो इसका बनेगा दे विल हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। फिफ्थ सेंटेंस है उसने अस्पष्ट लिखावट नहीं लिखी होगी, मतलब ऐसी लिखावट लिखी होगी जो समझ में आती होगी, मतलब पढ़ने योग्य होगी। तो हम इसे लिखेंगे ही विल नॉट हैव रिटन इलेजिबल राइटिंग। इलेजिबल मतलब अस्पष्ट, इसे हम शॉर्टकट में ही वोंट हैव रिटन इलेजिबल राइटिंग भी कह सकते हैं। अब सिक्स सेंटेंस है कि क्या हमने थोड़ी देर के लिए झपकी ली होगी। सॉरी, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क देना भूल गई हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये बनेगा शैल वी हैव टेकन 40 विंग्स। ये जो 40 विंग्स है ये एक एडियम है, थोड़ी देर के लिए झपकी लेने के लिए हम इंग्लिश में 40 विंग्स यूज करते हैं। सेवेंथ सेंटेंस है कि उसने दूसरों के सामने भेद खोल दिया होगा। भेद खोलने के लिए स्पिल द बीन्स एडियम यूज करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे ही विल हैव स्पिल्ड द बीन्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इन फ्रंट मतलब दूसरों के सामने, ऑफ अदर्स भी। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है। से जो होता है ये टाइम को डिनोट करता है और से के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। तो अगर आई और वी होता है सब्जेक्ट तो उसके साथ हम लगाते हैं शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आता है सिंस या फॉर प्लस उसके बाद जो भी टाइम होता है हम वो लिखते हैं। और अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है जैसे ही, शी, इट, दे या किसी का नाम होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ सिंस या फॉर और प्लस उसके बाद टाइम लिखते हैं। यहाँ ध्यान बस ये देना है कि विल हैव बीन है और शैल हैव बीन है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट का हैव तो आ गया। अब क्योंकि कंटिन्यूअस है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही है और एक्स्ट्रा में बीन भी आ रहा है, तो हैव बीन V1 प्लस आईएनजी बन रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है कि कुछ दिनों से बच्चे के दांत निकल रहे होंगे, मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसके जब पहली बार दांत निकलते हैं तो उसके लिए उसके इंग्लिश में हम बोलते हैं टीदिंग। तो सिंपल में ये सेंटेंस बनेगा द चाइल्ड विल हैव बीन टीदिंग फॉर फ्यू डेज। अब अगर नेगेटिव बोलना होगा तो हम बोलेंगे द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन टीदिंग फॉर फ्यू डेज। विल नॉट को शॉर्टकट में हम वोंट भी कहते हैं। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलना होगा, मतलब क्वेश्चन होगा, तो बनेगा विल द चाइल्ड हैव बीन टीदिंग फॉर फ्यू डेज। अब अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो बनेगा विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन टीदिंग फॉर फ्यू डेज या वोंट द चाइल्ड हैव बीन टीदिंग फॉर फ्यू डेज। यहाँ वोंट के बाद में सब्जेक्ट मतलब द चाइल्ड जो है वो उसके बाद में ही आएगा। बस हमें इसी चीज का ध्यान रखना होता है। सेकेंड सेंटेंस है कि हर कोई जून से उसकी विजय के प्रशंसा के गीत गा रहा होगा। प्रशंसा के गीत जो होते हैं उसे इंग्लिश में पेयंस कहते हैं। तो ये बनेगा एवरीवन विल हैव बीन सिंगिंग पेयंस ऑफ हिज विक्ट्री सिंस जून। थर्ड सेंटेंस है सभी चुनावी नतीजों का 15 दिनों से बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे होंगे। अब जो बहुत उत्सुकता से अगर किसी चीज का इंतजार करते हैं तो हम उसे बोलते हैं विद, मतलब वेट विद बेटेड ब्रेथ। तो ये बनेगा ऑल विल हैव बीन वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ फॉर द इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर 15 डेज। फोर्थ सेंटेंस है कि हम काफी समय से मुसीबतों का डट कर मुकाबला कर रहे होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हम है तो हमें लिखना होगा वी शैल। तो ये बनेगा वी शैल हैव बीन टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स फॉर लॉन्ग। मुसीबतों का डट कर मुकाबला करने को कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब अगला सेंटेंस है कि वह सुबह से अपना दिमाग खपा रहा होगा, मतलब दिमाग पे जोर डाल रहा होगा। तो ही विल हैव बीन रैकिंग हिज ब्रेन सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग था तो यहाँ सिंस आएगा। नेक्स्ट है राजेश 2016 से एक कलाकार के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा होगा। राजेश विल हैव बीन मेकिंग हिज लिविंग एज एन आर्टिस्ट सिंस 2016।
मेक लिविंग का मतलब होता है जीवन यापन करना। 7th सेंटेंस है कि समिति मंगलवार से स्थिति का जायजा ले रही होगी। समिति जो है उसे हम कमिटी कहते हैं और स्थिति का जायजा लेना उसे इंग्लिश में टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन कहते हैं। होप आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।